बहुत समय पहले की बात है। सुधीरपुर नाम के एक गांव में करीना और पप्पू नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उनके पास हमेशा पैसों की कमी हुआ करती थी। उनको ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन करीना अपने पति पप्पू से कहती है, सुनिए जी, हमारी गरीबी कब खत्म होगी? होगी करीना, एक दिन जरूर खत्म होगी। अच्छा, मुझे खेत जाने में देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पप्पू खेत चला जाता है। करीना रोज दोपहर में पप्पू के लिए खाना लेकर जाती थी और वो दोनों वहीं साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। लेकिन आज करीना को खेत पर पहुँचने में बहुत समय लग रहा था। पप्पू मन ही मन सोचता है, अरे दोपहर हो गई लेकिन करीना अभी तक खाना लेकर नहीं आई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पप्पू इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है, जो कि एक बहुत लालची इंसान था। क्यों रे पप्पू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं तुझे खेत में काम करने के लिए पैसे देता हूँ, आराम करने के लिए नहीं। चल जाकर फटाफट काम कर, नहीं तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शाम तक सारा काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए ना? इतना कहकर पप्पू का मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पप्पू खेतों के कामों में लग जाता है। तभी उसकी पत्नी करीना वहाँ रोटी लेकर आ जाती है। जी मैं खाना ले आई, आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। पप्पू भी करीना को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद पप्पू और करीना एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच खोलते हैं। करीना आज बस एक ही रोटी लेकर आई थी। अरे ये क्या करीना, आज तुम बस एक ही रोटी लेकर आई हो? जी वो क्या है ना, घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। मैं ये एक रोटी अपनी पड़ोसन से मांग कर लाई हूँ। मुझे इसीलिए आज आने में देरी भी हो गई है। इसका मतलब तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? चलो कोई बात नहीं, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी मैं खा लेता हूँ। पप्पू इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग महिला आ जाती है और कहती है, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो भगवान के लिए मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर पप्पू कहता है, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही रोटी है, क्या इतने में आपका पेट भर जाएगा? आप ये रोटी खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिटेगी तो नहीं, लेकिन हाँ शांत जरूर हो जाएगी। इतना कहकर पप्पू उस महिला को वो एक रोटी दे देता है। फिर देखते ही देखते वो बुजुर्ग महिला रोटी खाकर खत्म कर देती है। आसपास के एक कुएं से पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। उस बुजुर्ग महिला के जाने के बाद करीना कहती है, जी अब आप क्या खाएंगे? आपके खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं करीना, मैं तो अभी जवान हूँ, बिना खाए भी 2 दिन जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये बुढ़िया माई बीमार पड़ सकती थी। पप्पू और करीना की ये सारी बात एक भूत सुन रहा था, जो कि उसी पेड़ पर बैठा था, जिस पेड़ के नीचे करीना और पप्पू बैठकर खाना खा रहे थे। वो भूत एक अच्छा भूत था, जो कि लोगों की मदद किया करता था। वो पेड़ से नीचे उतरकर पप्पू और करीना के सामने खड़ा हो जाता है। भूत को देखकर पप्पू और करीना घबरा जाते हैं। तभी वो भूत कहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया। मैंने तो इस पेड़ पर बैठकर तुम दोनों पति पत्नी की अच्छाई देखी है। तुम दोनों भी सुबह से भूखे हो। तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी थी। वो रोटी भी तुमने उस बुजुर्ग महिला को खिला दी। इससे ये साबित होता है कि दुनिया में आज भी अच्छे इंसान हैं। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर भूत एक जादुई फ्रॉक प्रकट करता है और कहता है, ये एक जादुई फ्रॉक है। तुम इस फ्रॉक को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। इसके बाद वो पूरा कुआं फ्रॉक से भर जाएगा। उन फ्रॉकों को बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो। इतना कहकर वो भूत वो जादुई फ्रॉक देकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी भूत के दिए हुए फ्रॉक को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो पूरा कुआं फ्रॉक से भर जाता है। उस कुएं के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक थी।
ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारा फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। शाम तक उन सभी फ्रॉक को बेचकर पप्पू और करीना को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह वो दोनों रोज जादुई फ्रॉक के कुएं से फ्रॉक निकालकर बेचना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर बन जाते हैं। पप्पू ने भी खेत पर जाना छोड़ दिया था। एक दिन उसका मालिक खेत में काम करने वाले दूसरे मजदूर से पूछता है, क्या बात है, पप्पू आजकल काम पर नहीं आता? साहब, अब वो काम पर कभी भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? कोई लॉटरी लग गई है क्या उसकी? ऐसा ही समझो साहब। उसके बाद वो मजदूर पप्पू के मालिक को सारी बात बताता है। उसके बाद वो मालिक मन ही मन सोचता है, ये पप्पू और उसकी बीवी कुएं से निकाल कर फ्रॉक बेचते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। मुझे किसी भी तरह उस कुएं की सारी फ्रॉकों को चुराना होगा। फिर अगले दिन जब पप्पू और करीना कुएं में से फ्रॉक निकालकर उसे बेचने बाजार चले जाते हैं, यही अच्छा मौका है। इस वक्त वहाँ कोई नहीं होगा। मैं अभी उस कुएं से सारे फ्रॉक चुरा लेता हूँ। इतना कहकर पप्पू का मालिक उस कुएं के पास पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचता है कि तभी उस कुएं के अंदर के सभी फ्रॉक सांप में बदल जाते हैं। कुएं के अंदर इतने सारे सांप देखकर मालिक घबरा जाता है। अरे ये कैसा जादू है? ये सारे फ्रॉक सांप कैसे बन गए? थोड़ी ही देर में वो भूत उसके सामने आ जाता है। भूत को देखकर पप्पू का मालिक डर के मारे कांपने लग जाता है। तू यहाँ फ्रॉक चुराने आया था ना? अब मैं तुझे ही चुरा कर खा लूँगा। इतना कहकर वो भूत उसको खा लेता है। वो चिल्लाता रह जाता है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दूसरी तरफ पप्पू और करीना जादुई फ्रॉक के कुएं से फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचते रहते हैं और धीरे धीरे बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेते हैं। सौतेली माँ और जादुई सोने की सैंडल। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक छोटे से गांव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी के पिता सोहन शहर में काम करते थे, इसलिए वो घर पर बहुत ही कम रहते थे और काम के सिलसिले से बाहर ज्यादा रहते थे। और यही कारण था कि नंदिनी का जुड़ाव अपने पिता सोहन से ज्यादा अपनी माँ देवकी से था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और देवकी भी नंदिनी को अपनी जान मानती थी। परंतु फिर कुछ ऐसा होता है जो नंदिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। गांव में एक महामारी फैल जाती है और कई गांव वालों सहित नंदिनी की मां की भी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर सोहन नंदिनी को गांव से शहर बुला लेता है और अब वो लोग शहर में ही रहने लगते हैं। परंतु अपनी मां को खो देने का सदमा नंदिनी के लिए बहुत गहरा था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती थी। बस अपने कमरे में पड़े पड़े अपनी माँ की तस्वीर ही देखती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा नंदिनी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ना ढंग से खाना खाती हो, ना ढंग से पानी पीती हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरी माँ को वापस ले आइए। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। काश मैं ऐसा कर पाता बेटा। लो। ऐसा कहकर सोहन नंदिनी के कमरे से बाहर आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर वो ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तभी उसका दोस्त सोहन से कहता है, देख सोहन, जो भी हो रहा है उसमें तेरी गलती है। मेरी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। सोहन, तू तो जानता है कि नंदिनी गांव में पली बढ़ी है और हमेशा से ही वहाँ रही है। अब एक तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई और ऊपर से तू उसे उसकी जड़ों से निकालकर यहाँ एक नई जगह ले आया। अब तू ही बता, वो यहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट कैसे कर पाएगी? और ऊपर से तू भी काम में बिजी रहता है। वो बेचारी पूरे दिन घर पर अकेली रहती है। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी बात मान तो अपने गाँव में ही किसी से शादी कर ले और नंदिनी को भी वापस गाँव भेज दे। इससे होगा ये कि वो अकेली नहीं रहेगी, उसे एक माँ मिल जाएगी और साथ ही साथ वो वातावरण वापस मिल जाएगा जिसमें वो रहती थी। इससे शायद उसकी हालत में सुधार आ जाए और वो अपने सदमे को भूल पाए।
तेरी बात में तो दम लगता है। थैंक यू यार, तूने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके बाद अपनी दोस्त की बात मानकर सोहन नंदिनी को गांव ले जाता है और फिर अपने रिश्तेदारों की मदद से एक कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। कामिनी की भी नंदिनी जितनी ही शिखा नाम की बेटी थी। सोहन को लग रहा था कि दूसरी शादी करने के बाद अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो वो गांव में रहता है और फिर जब उसे काम के लिए शहर जाना होता है तो वो कामिनी को अपने पास बुलाता है और कहता है, कामिनी, तुम तो जानती ही हो मैंने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि नंदिनी के लिए की है। उसे माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी उभर नहीं पाई है। मैं चाहता हूँ तुम उसे इतना प्यार दो कि वो सब कुछ भूलकर वापस से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैं अपनी बच्ची शिखा को रखती हूँ वैसे ही मैं नंदिनी का भी ध्यान रखूंगी। वैसे आप कितने दिन के लिए शहर जा रहे हैं? दिन के लिए नहीं, महीने के लिए। यही कोई 4-5 महीने लग जाएंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं पैसे मनी ऑर्डर करके भेजता रहूँगा। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद सोहन काम के लिए शहर निकल जाता है और अब कामिनी अपना असली रूप दिखाती है। वो सीधे नंदिनी के कमरे में जाती है। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए रो रही होती है। तभी कामिनी उस तस्वीर को लेकर जमीन पर फेंक देती है और नंदिनी से कहती है, बहुत हो गया रोना धोना और बहुत कर लिया तूने आराम, लेकिन अब तुझे इस पूरे घर का काम करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने तेरा ध्यान रखने के लिए तेरे बाप से शादी नहीं की थी। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे बैठा कर खिला सके। अब सुन, मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए अब से पूरे घर का काम तू करेगी। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं कभी रसोई में नहीं गई। अगर नहीं गई है तो अब जाना पड़ेगा और खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा, वरना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तेरा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारी नंदिनी जो पहले से ही सदमे में थी, वो कामिनी की बातें सुनकर डर जाती है और कामिनी का दिया हुआ सारा काम करने लग जाती है। कामिनी उसे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, जंगल से लकड़ियाँ लाना, पशुओं को चराना, हर एक काम करवाती है। और जब शाम को नंदिनी खाना मांगती है तो कामिनी कहती है, काम एक पैसे का नहीं किया और आ गई खाना मांगने। चल ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा दया भावना है, इसलिए मैंने तेरे लिए कल की सूखी रोटी निकाल कर रख दी है, जा खा ले। पर माँ, सूखी रोटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। अगर गले से नीचे नहीं उतरती है तो फिर भूखे मर। बेचारी नंदिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन जब नंदिनी उठती है तो देखती है कि उसकी अलमारी में कपड़े नहीं है, बस उसके बेड पर एक फटी पुरानी सी फ्रॉक पड़ी है। वो इन सब के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और कहती है, बहुत जी ली तूने शहजादी वाली जिंदगी, लेकिन अब तुझे इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। तेरे सारे कपड़े मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं और अब तुझे ये फटी पुरानी फ्रॉक पहनकर ही काम चलाना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो सारे कपड़े मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए थे। उन कपड़ों में मेरी माँ की यादें हैं। मेरे आगे ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रॉक पहन और जल्दी से नाश्ता बना, मुझे और शिखा को भूख लगी है। बेचारी नंदिनी क्या करती, कामिनी के आगे उसकी एक नहीं चलती है। वो उस फटी पुरानी फ्रॉक को पहन लेती है और सारे काम करने में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और नंदिनी की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं और ढंग से खाना न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। तभी एक दिन शिखा नंदिनी से कहती है, अरे ओ नंदिनी की बच्ची, इधर आ। हाँ बोलो शिखा। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है और तुझे भरपेट खाना खाना है। मैं तुझे ताज़ा ताज़ा भरपेट खाना दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। शिखा की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिन से ढंग से खाना नहीं खाया होता। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, तुम्हारे जूते चमका सकती हूँ और तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ पैर भी दबा सकती हूँ। बताओ क्या करना है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। मुझे मेरी फ्रेंड की बहन की शादी में जाना है और मेरे पास मेहंदी नहीं है।
मैंने सुना है पीछे वाली पहाड़ी के जंगलों में बहुत सारे मेहंदी के पेड़ हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ और उस मेहंदी के पेड़ से पत्तों को तोड़कर यहाँ ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो शिखा? तुम जानती हो ना वो रास्ता बहुत ज्यादा कटीला है। उस रास्ते पर चलकर तो हर किसी के पैर इतने कट-फट जाते हैं कि वो हफ्तों तक चल नहीं पाता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ये काम तुझे बोला है। अब ये तुझ पर डिपेंड करता है तुझे करना है या नहीं, क्योंकि ताज़ा खाना तो अभी भी तैयार रखा है। नंदिनी, जिसे इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं मिला था, वो खाने की बात सुनकर हाँ कर देती है और उन कटीले जंगलों में चली जाती है। जैसे ही नंदिनी कटीले जंगलों में पहला कदम रखती है, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और आगे चलते चलते उसका पैर कांटों से भर जाता है। उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है, परंतु वो फिर भी नहीं रुकती और मेहंदी के पेड़ से बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और फिर वापस आने लगती है, परंतु तभी उसका पैर फिसल जाता है और इतनी दूर से लाए हुए सारे पत्ते नदी में बह जाते हैं। ये सब देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये पत्ते मैं कितनी मेहनत से लेकर आई थी, इनके चक्कर में मेरे पैरों की ये हालत हो गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वापस जा सकूं, लेकिन अगर मैं खाली हाथ गई तो शिखा मुझे कुछ भी नहीं देगी। नंदिनी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया बहुत ही ज्यादा सामान हाथों में उठाकर वहाँ से जा रही है। इतना सारा सामान उठाने की वजह से वो बुढ़िया पूरे तरीके से झुक चुकी थी। उस बुढ़िया की हालत देखकर नंदिनी उसके पास जाती है और कहती है, लाओ अम्मा, एक थैला मुझे दे दो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं इतने रास्तों से होकर गुजरी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। परंतु तुम्हारे पैरों में इतनी चोट लगी है, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। आप मेरी दादी की उम्र की हैं और आपको इतना बोझ उठाते हुए मैं नहीं देख सकती। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद नंदिनी उस बुढ़िया का सामान लेकर उसे उसकी झोपड़ी तक पहुँचा देती है। नंदिनी वहाँ से जाने लगती है, तभी वो बुढ़िया कहती है, वैसे बेटा तुम्हारे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी? इसके बाद नंदिनी शुरू से लेकर अंत तक उस बुढ़िया को सारी कहानी बता देती है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बुढ़िया अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से सोने जैसे चमकती हुई सैंडल निकालती है और उसे नंदिनी को देते हुए कहती है, बेटा ये जादुई सोने की सैंडल है, ये मुझे एक साधु महाराज ने दी थी। ये बहुत ही चमत्कारी और जादुई है, इसे पहनते ही तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे और इस जादुई सोने की सैंडल से तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी और ये तुम्हारे हर काम में भी तुम्हारी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। उस बुढ़िया का धन्यवाद करके नंदिनी घर आने लगती है। तभी उसे मेहंदी के पत्तों का ध्यान आता है। मैं तो मेहंदी के पत्ते लिए बिना ही जा रही हूँ। अरे हाँ, इस जादुई सोने की सैंडल का इस्तेमाल करके देखती हूँ। हे जादुई सोने की सैंडल, कृपया करके मुझे कुछ मेहंदी के पत्ते दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके हाथ में ढेर सारे मेहंदी के पत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें ले जाकर शिखा को दे देती है। अरे यार नंदिनी, तू भी बड़ी बेवकूफ है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में खाना देने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मुझ पर विश्वास करके। चल अब निकल यहाँ से। नंदिनी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आ जाती है और उस जादुई सोने की सैंडल से ढेर सारा खाना मांगकर कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। उस जादुई सोने की सैंडल की मदद से नंदिनी का काम चुटकियों में ही हो जाया करता था और उसे कामिनी और शिखा से खाना मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर ऐसी ही एक दिन कामिनी और शिखा आपस में बातें कर रही होती है। बहुत दिन से देख रही हूँ इस नंदिनी की बच्ची को। हम इसे दिन में केवल एक ही रोटी देते हैं और वो भी रूखी सूखी। इससे एकदम मजदूर जैसा काम कराते हैं।
इसके बाद भी इसके चेहरे पर एक भी शिकन दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि जैसे इसके बदले कोई और काम करके चला जाता हो। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा हमें। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब तो मैंने भी नोटिस किया है। चलो इस मनहूस पर नजर रखते हैं। इसके बाद कामिनी और शिखा नंदिनी पर नजर रखने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में उन्हें जादुई सोने की सैंडल का राज पता चल जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि नंदिनी अपने कमरे से बाहर गई है, तो वो नंदिनी के कमरे में जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो चीज जिसकी वजह से ये नंदिनी इतनी आसानी से सब कुछ कर लेती है। माँ, ये सैंडल तो सोने की लग रही है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। लाओ मैं इसे पहन कर देखती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पहन ले। अब से ये तेरी ही है। उस मनहूस को तो मैं देख लूंगी। जैसे ही शिखा वो सैंडल पहनती है, वो नाचना शुरू कर देती है और बहुत जोर जोर से नाचने लगती है। अपने कमरे से ऐसी आवाज सुनकर नंदिनी दौड़कर वहाँ जाती है और ये सब नजारे देख लेती है। ये सब क्या हो रहा है? मनहूस कहीं की, तूने इस सैंडल में क्या जादू कर दिया जो इन्हें पहनकर मेरी बेटी नाचने लग गई और रुक ही नहीं पा रही है। इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोलती, उस जादुई सोने की सैंडल में से आवाज आती है, अब तेरी बेटी कभी भी नहीं रुकेगी। वो इसी तरह नाचती रहेगी और नाचते नाचते एक दिन मर जाएगी और यही तेरी और तेरी बेटी की सजा है। हे जादुई सैंडल, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आँख के बदले आँख ले ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए कृपया करके शिखा को छोड़ दीजिए। नंदिनी के इतना कहते ही वो सैंडल रुक जाती है और सैंडल के साथ साथ शिखा भी रुक जाती है। परंतु नंदिनी के अंदर की दया भावना देखकर कामिनी और शिखा का मन पिघल जाता है और वो दोनों नंदिनी से तहे दिल से माफी मांगती है। नंदिनी भी उन दोनों को बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है और उस दिन के बाद से कामिनी, नंदिनी और शिखा दोनों को एक समान प्यार करने लगती है और शिखा भी नंदिनी के साथ बहन जैसा व्यवहार करने लगती है और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।